जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग शुरू करते हैं संख्या पद्धति। मैथ्स का पहला टॉपिक है संख्या पद्धति, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कोई भी चैप्टर मैं आगे जब शुरू करूंगा ना, उसके पहले उस चैप्टर का थोड़ा सा बेसिक समझ लेंगे कि उस चैप्टर का नाम क्या है। क्योंकि समझना, अगर आप टॉपिक का मेन हेडिंग पॉइंट समझ गया ना, तो उस टॉपिक के अंदर जितने भी चीजें हैं वो आपको एकदम आसान लगेगा। लेकिन टॉपिक का हेडिंग पॉइंट यदि आप नहीं समझोगे तो उसमें आगे चल के आपको बहुत दिक्कत होगा। तो समझते हैं कि इसमें क्या बेसिक क्या है। जैसे समझते हैं ये संख्या। अब दो चीज होता है, एक होता है संख्या, एक होता है अंक। जिसको संख्या को जैसे अगर इंग्लिश में बोल देते हैं तो इसको बोलते हैं हम लोग नंबर, और इसको बोल देते हैं हम लोग इंग्लिश में डिजिट। ठीक है। अब जैसे आप लोग को मैं क्वेश्चन करूं, ठीक है ना, क्वेश्चन करूं कि जैसे मैं बोला 14, मैं लिखा 9 और मैं लिखा 124। अब मेरे को इस तीनों में बताना कि कौन सा संख्या और कौन सा अंक है। वीडियो को पॉज करके पहले अपना आंसर देख लेना, उसके बाद मेरा आंसर चेक करना। हर क्वेश्चन में पूछूं, थोड़ा जिसमें भी मैं पूछूं कि आप लोग बताएं, तो थोड़ा दिमाग लगाना। चाहे आप गलत सोचो अच्छा सोचो, वो कोई बात नहीं है, क्योंकि सोचना बहुत जरूरी है। मैथ रीजनिंग ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको ये सब चीज सोचने के लिए मजबूर करता है, इसीलिए टॉपिक बहुत जरूरी हो जाता है। तो आप लोग सोच लिए होंगे कि ये क्या है 14, 9, 124। अब मैं बताता हूँ। अब कई लोग बोलेंगे संख्या, कई लोग बोलेंगे ये अंक है। अब मैं ये बताता हूँ, ये संख्या भी है और ये अंक भी है। संख्या भी है और ये अंक भी है। ये भी दोनों है, संख्या और अंक है, ये भी दोनों है। कैसे समझना, इस 14 को मैं बोलूंगा, क्या मैं बोलूंगा, दो अंकों वाली संख्या। अब समझ में आया, ये अंक भी है और संख्या भी है। 14 एक संख्या है जिसमें दो अंक है। वैसे 9 एक संख्या, इसको मैं क्या बोलूंगा, एक अंक वाली संख्या। एक अंक वाली संख्या। वैसे 124 एक संख्या भी है, इसको क्या मैं बोलूंगा, तीन अंकों वाली, तीन अंकों वाली संख्या। ठीक है। राइटिंग थोड़ा सा मेरा इसमें खराब बनता है, लेकिन मैं पढ़ा मैथ्स रहा हूँ तो राइटिंग से आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मैं साथ में बोल भी रहा हूँ। चलिए, तो अब आप लोगों को, मेरे को लगता है कि नंबर और संख्या, नंबर और अंक में, मतलब संख्या और अंक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। वैसे अंक जो होता है वो मैथ्स में 10 प्रकार के होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसके अलावा और भी कोई अंक नहीं होता है। और संख्याओं को लिखने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, अंकों का प्रयोग करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को संख्या और अंक में अंतर समझ में आया होगा। अब आगे चलते हैं, हम लोग संख्याओं के प्रकार के बारे में जानते हैं कि संख्या कौन कौन सी होती है। क्लियर हुआ? चलिए, चलिए अब देखिए, आप संख्या और अंक में अंतर समझ गए। अब आते हैं संख्याओं के प्रकार में। क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर, की संख्या कितने प्रकार के होते हैं, संख्याओं के प्रकार में। देखिए, बचपन से पढ़ते आए होंगे संख्याओं के प्रकार, कोई बहुत बड़ा साइंस नहीं है इसमें। जैसे प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, सहभाज्य, जुड़वा भाज्य, ये सब पढ़ते हैं ना। वास्तविक वही सब पढ़ना है, बस आपको जो धुंधला धुंधला याद है ना, उसको बस क्लियर करना है कि क्या होता है। तो इसमें सबसे बड़ा जो संख्या होता है, सबसे पहले इसको किसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। किसके बारे में, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है, प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद क्या होता है दूसरा, इसको मैं आपको डिफरेंस के फॉर्म में बताऊंगा, समझ है ना। प्राकृतिक संख्या, दूसरा पढ़ते हैं हम लोग पूर्ण संख्या, तीसरा हम लोग पढ़ते हैं पूर्णांक संख्या। ठीक है, पूर्ण प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या और पूर्णांक संख्या। प्राकृतिक संख्या को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग नेचुरल नंबर, पूर्ण संख्या को बोलते हैं होल नंबर, और पूर्णांक संख्या को बोलते हैं इंटीजर। ठीक है, चलिए अब समझना कि प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक में क्या अंतर है। देखिए, प्राकृतिक संख्या उसको बोलते हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग गिनती के लिए करते हैं। नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, लाइक जैसे मान के चलिए 1, 2, 3 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक, ये कौन सी संख्या है, प्राकृतिक संख्या।
जैसे बचपन में याद है ना, आप लोगों को कोई बड़ा बुजुर्ग आगे जैसे शादी वादी में जाए या कहीं अगल बगल पड़ोसी वाले लोग बुला करते, बेटा सुन तो बोलते थे चल तो बेटा गिनती सुना, तो आप लोग सांस बंद करके एकदम शुरू करते, 1 2 3 4 5 6 7, कोई जीरो से थोड़ी शुरू करते थे, 1 से शुरू करते थे ना, वो हमारे आदत में था, नेचर में था, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, नेचुरल नंबर। उसके बाद पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं, जब प्राकृतिक संख्या के साथ जब जीरो को भी शामिल कर लेते हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या। जैसे इसमें कौन कौन सी संख्या आ जाएगी, 1 2 3 डैश 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 अनंत तक, ये तो प्राकृतिक संख्या है, लेकिन जब इसमें जीरो भी संख्या शामिल हो जाएगा तो वो कौन सी संख्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या, होल नंबर। अब आते हैं पूर्णांक। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1 2 3 डैश 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 कहाँ तक, अनंत तक। ये कौन सी संख्या थी, प्राकृतिक संख्या। अब इसमें जीरो को शामिल कर लेंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्ण संख्या। अब इसमें जब माइनस वाले भाग को भी हम लोग शामिल कर लेंगे तो ये कौन सी संख्या बन जाएगी, पूर्णांक संख्या। कौन संख्या बन जाएंगे, पूर्णांक संख्या। मतलब पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक, जीरो और धनात्मक संख्याएं सभी क्या होती है, पूर्णांक संख्या होती है। अभी बस मैं संख्याओं को बराबर बता रहा हूं, उसके बाद ये सब वास्तविक संख्या में आती है, उसका मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बना के बता दूंगा। समझ में आया, अभी संख्याओं के बारे में जानो तो प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक। अब इसमें सबसे बड़ा प्राकृतिक, सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे बड़ा नहीं निकाल सकते क्योंकि अनंत है। इसमें भी सबसे छोटा पूर्ण संख्या बोलेंगे तो 0, सबसे बड़ा नहीं निकाल सकते, इसमें ना बड़ा निकाल सकते ना सबसे छोटा निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखे, प्राकृतिक, पूर्ण और पूर्णांक संख्या। अब आगे चलते हैं, सम और विषम का देखते हैं। अब देखते हैं हम लोग सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या और विषम संख्या। सम संख्या को बोलते हैं इवन नंबर्स और विषम संख्या को बोलते हैं ऑड नंबर्स। चलिए, अब इसका भी बहुत सारे परिभाषाएं हैं जो आप लोग को बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि वह संख्या जिसको 2 से भाग करने पर पूरी तरह विभाजित हो जाए उसको सम संख्या बोलते हैं, और जो पूरी तरह विभाजित ना हो उसको भी सम संख्या बोलते हैं। लेकिन मैं आपको एकदम इजी वाला मैं बता रहा हूँ कि आप लोग क्योंकि समझना, उस परिभाषा को लेके चले तो मान के चलिए आपके पास कोई बड़ा नंबर आया और आपको पहचानना है कि भाई 2 से विभाजित होगा कि नहीं, तो आप 2 से भाग करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। उससे अच्छा, सबसे अच्छा मैं इसमें बता देता हूं कि अगर किसी संख्या के इकाई अंक में, इकाई अंक किसको बोलते हैं, जैसे आप लोग पढ़ते थे ना बचपन में 7 6 5 4, ये कोई संख्या है तो इसमें जो ये है इसको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, तो यहाँ पर समझना ना। तो अगर सम संख्या है, अगर इकाई अंक में 0 2 4 6 या 8 आता हो, 0 2 4 6 या 8 आता हो तो वो कौन सी संख्या होगी, सम संख्या। और जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 और 9 आता है वो कौन सी संख्या होगी, विषम संख्या। समझ में आया, एकदम इजी परिभाषा है। जिसके इकाई अंक में 0 2 4 6 8 आता है वो सम संख्या, और जिसके इकाई अंक में 1 3 5 7 9 आता है वो कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। उम्मीद है अब 5 तो पढ़े ना अपन, कौन कौन सा, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। अब जैसे मैं बोला कि आपको मेरे को बताना है कि 7, इस पांचों में कौन कौन संख्या है, तो 7 1 2 3 में आएगा तो ये प्राकृतिक संख्या भी है, 7 पूर्ण संख्या भी है, 7 पूर्णांक संख्या भी है। अब ये सम और विषम में कोई एक संख्या होगा, तो 7 सम है कि विषम है, तो इकाई अंक 7 तो ये क्या हो गया, कौन सी संख्या, विषम संख्या। उसी प्रकार मैं बोलूं कि भाई जो 39 है, 39 ये कौन सी संख्या होगी, सबसे पहले प्राकृतिक तो होगी, पूर्ण भी होगी और पूर्णांक भी होगी। अब सम और विषम में इकाई अंक में 9 आ रहा है तो ये कौन सी संख्या हो जाएगी, विषम संख्या। क्लियर हुआ। उसी प्रकार जो बच्चे बेसिक से अपने आसपास कोई भी नंबर देख लेना और अपने दिमाग में एज्यूम करना, बताना कि सम है कि विषम है। क्लियर हुआ। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी तक आपने सीखा 5 प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम और विषम। सम विषम की कुछ विशेषताएं देख लेते हैं जहां से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आया है। समझ में आया, जहां से बार बार क्वेश्चन आया। विशेषताएं मतलब अगर 2 सम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, 2 विषम संख्या को जोड़ते हैं तो हमेशा सम संख्या प्राप्त होता है, लेकिन एक सम और एक विषम को जोड़ेंगे तो हमेशा विषम संख्या प्राप्त होगा। इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, अभी मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तब आप लोगों को समझ में आएगा कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। जैसे सम और सम को जोड़ेंगे तो हम लोग सम गुणा करेंगे। अब गुणा वाला विशेषता है, अगर 2 सम संख्या को गुणा करेंगे तो हमेशा एक सम संख्या मिलेगा, 2 विषम संख्या को गुणा करेंगे तो विषम संख्या मिलेगा, एक सम और विषम को गुणा करेंगे तो हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, सम संख्या मिलेगी। अब इससे रिलेटेड मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ जिससे चीजें आपको क्लियर हो जाएगा। फिर चलिए, अभी तक आपने देखा कि सम और विषम संख्याएं की विशेषताएं देखी, और विशेषताओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन देख लो। जैसे मैं बोला था कि क्वेश्चन करवाता हूं, यदि a तथा b 2 विषम संख्याएं हैं तो निम्नलिखित में से
सम संख्याएं ज्ञात करो। अब देखिए अभी आप लोग पिछले पार्ट में आप लोग पढ़े होंगे कि भाई सम और विषम संख्या की विशेषताएं में कि हमेशा दो विषम संख्याओं को अगर योग करेंगे तो हमेशा उसका आंसर क्या होगा, सम संख्या। तो हम लोग को सम संख्या चाहिए, तो इसका सीधा सा आंसर है, अगर ये मान के चलो विषम संख्या है ना, तो सीधा सीधा सा आंसर है a प्लस बी। ए प्लस बी अगर नहीं भी है तो आप मान रख के भी देख सकते हो, सीधा इसका आंसर हो गया। अब जैसे ये विषम है, अब इतना का आंसर होता है सम, अब इसमें प्लस एक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, फिर से विषम हो जाएगा, लेकिन हम लोग को क्या चाहिए, सम। इसमें देखिए दो सम संख्याओं को अब दोनों क्या है, विषम संख्या और विषम संख्या। हमेशा विषम संख्याओं का गुणनफल विषम संख्या होता है, लेकिन हम लोग को सम संख्या चाहिए। इसमें विषम संख्या जोड़ूंगा, फिर दो और जोड़ूंगा, फिर से विषम संख्या आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, ए प्लस बी। तो हम लोग 5 संख्या पढ़ लिए, प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, सम और विषम। सम और विषम संख्या की विशेषताएं भी देख लिए। आगे चल के और क्वेश्चन आएंगे, मैं आपको उससे डील करूंगा, समझ में आया। अब आगे देखते हैं हम लोग का इस संख्याओं का सबसे बेस्ट, सबसे मेन पार्ट भाज्य और अभाज्य। चलिए ठीक है, अब देखते हैं हम लोग भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, समझना। और इसमें से सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, आगे चल के बहुत काम आएगा, जिसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। इससे अभी अभाज्य संख्या गुणनखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये सब चीज आगे चलकर बहुत आएगा, ये बहुत आएगा, ये प्राइम नंबर, समझना। भाज्य और अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, देखिए इसके लिए समझना पड़ेगा आप लोग को एक परिभाषा, एक वह शब्द होता है जिसको बोलते हैं गुणनखंड। आप लोग सुने होंगे, इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर, गुणनखंड, ठीक है ना। तो वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, दो से ज्यादा गुणनखंड हो, तो वो कौन सी संख्या होगी, भाज्य संख्या। और जिसके केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो, अच्छे समझना ना, मैं बोला दो से ज्यादा गुणनखंड और केवल दो, दो से ज्यादा मतलब 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, और केवल दो गुणनखंड हो, केवल दो गुणनखंड हो, उसको हम लोग कौन सी संख्या बोलते हैं, अभाज्य संख्या। अब भाई कई लोगों को गुणनखंड नहीं समझ में आया, तो गुणनखंड किसको बोलते हैं, तो एक छोटा सा एग्जांपल समझना। एक होता है गुणनखंड और एक होता है गुणज, दोनों में अंतर समझना, तो आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग फैक्टर्स, और इसको बोलते हैं मल्टीपल। गुणज को क्या बोल देते हैं, मल्टीपल। तो गुणनखंड और गुणज में अंतर समझना। जैसे मैं बोलता हूँ मेरे को 12 का गुणनखंड चाहिए और 12 का गुणज चाहिए। 12 का गुणनखंड मतलब 12 किसके किसके पहाड़ा में आता है, 12 1 में आएगा, 12 2 में आएगा, 12 3 में आएगा, 12 4 में आएगा, 12 6 में आएगा और 12 में भी आएगा। तो 12 के गुणनखंड बोलूंगा तो गुणनखंड कितने गुणनखंड हो गए, 12 के टोटल कितने गुणनखंड हो गए, 6 गुणनखंड हो गए। कौन कौन से, 1 2 3 4 6 और 12। और मल्टीपल गुणज बोलूंगा तो 12 का पहाड़ा हो जाता है, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक, ऐसे डैश 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 करते करते वो बढ़ते जाएगा। गुणज बोलेगा तो उसका पहाड़ा, और गुणनखंड बोलेगा तो वो किसके किसके पहाड़ा में आता है। उम्मीद करता हूँ कि गुणनखंड और गुणज में आपको मतलब समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं, चलिए। तो मैं क्या बोला कि वह संख्या जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो भाज्य संख्या, जिसके केवल दो गुणनखंड हो अभाज्य संख्या। अब समझना, जैसे मैं बोला अभी जैसे हम लोग सीखते हैं, चलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक करता हूं। जैसे मैं बोला कि एक किसके किसके पहाड़ा में आता है, एक केवल एक के पहाड़ा में आता है। दो किसके किसके, एक में आएगा, दो में आएगा। तीन किस में आएगा, एक में और तीन में आएगा। चार किस में आएगा, एक में, दो में और चार में आएगा। पांच किस में आएगा, एक में, दो में, सॉरी दो में नहीं आएगा, पांच में आएगा। छह में, एक में, दो में, तीन में और छह में आएगा। सात किस में आएगा, एक में, सात में, आठ, एक में, दो में, चार में और आठ में। नौ, एक में, तीन में और नौ में आएगा। 10, एक में, दो में, पांच में और 10 में आएगा। समझ में आया। अब देखते हैं कि यही इसका गुणनखंड हो गया। अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया। तो एक का कितना गुणनखंड है, केवल एक। लेकिन हम लोग को दोनों के लिए या तो दो से ज्यादा चाहिए, केवल दो चाहिए, तो एक किसी में नहीं आएगा। दो से शुरू करते, दो का दो गुणनखंड है, केवल दो ना, तो केवल दो, तो दो अभाज्य संख्या हो गया। उसके बाद तीन का भी दो है, तो ये भी तीन इसमें आ गया। चार का कितना गुणनखंड है, तीन, जो कि दो से ज्यादा है, तो चार इसमें आ जाएगा। पांच का कितना है, पांच का दो गुणनखंड, तो इसमें आएगा। छह का चार है, दो से ज्यादा है, तो इसमें आ जाएगा। सात का केवल दो है, तो वो इसमें आ जाएगा। आठ का चार है, तो वो केवल इसमें आ जाएगा। नौ किसमें, नौ का भी चार है, तो नौ भी इसमें आ जाएगा। 10 का चार है, तो वो किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये भी अनंत तक जाएगा, और ये भी कहां तक जाएगा, अनंत तक जाएगा। समझना। जैसे आपको अगर गुणनखंड में नहीं समझ में आ रहा है,
तो इसका सीधा सा एक परिभाषा होता क्या है कि भाज्य संख्या अपने मतलब भाज्य संख्या एक और अपने अलावा अपने और एक के अलावा और किसी के पहाड़ा में आ जाए वो भाज्य संख्या, मतलब जो भाग चला जाता हो। अभाज्य संख्या जो भाई अपने और एक के अलावा और किसी के पहाड़ा में नहीं आता हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अभाज्य संख्या। 2, 3, 5, 7 ये किसी के पहाड़ा में नहीं आता है, तो आप ये परिभाषा भी याद कर सकते हैं। लेकिन ये सबसे सही रहता है कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है और 2 से ज़्यादा इसमें केवल 2 गुणनखंड हो। अब इसमें एक चीज़ समझने वाला चीज़ है, इस अभाज्य संख्या में केवल 2 ही एक ऐसा संख्या होता है जो सम होता है, उसके बाद इधर जितना भी संख्या हो क्या हो जाएगा? विषम संख्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। अब समझना इसमें क्या, इसमें सम और विषम दोनों आते हैं। दूसरा चीज इसमें और क्या याद करने वाला चीज है कि अगर मैं बोलूं कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या, सबसे छोटा अभाज्य संख्या बोलेंगे तो 2। उसी प्रकार सबसे छोटा सम अभाज्य बोलूंगा, कौन सा संख्या? सम अभाज्य संख्या। सम अभी जो पढ़ क्या है ये भी कितना हो जाएगा? 2। उसी प्रकार सबसे छोटा विषम अभाज्य, तो 2 के बाद विषम कौन सा है? 3 में, और इसके बाद तो ये तो सम हो गया, तो 3 सबसे छोटा है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 3। ये बहुत अच्छे से पढ़ना। वैसे इसमें आते हैं, अगर इसमें मैं बोलूं कि सबसे छोटा भाज्य संख्या, सबसे छोटा भाज्य संख्या बोलेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। सबसे छोटा यही है। उसके बाद सबसे छोटा सम भाज्य संख्या, तो सम भाज्य संख्या तो 4 सम भी होता है, तो यही 4 ही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछे सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटा विषम भाज्य संख्या पूछेगा तो कौन सा होगा? ये सम हो गया, ये सम हो गया, ये सम हो गया, लेकिन ये क्या है? विषम, तो कौन सा हो गया? 9। मोस्ट IMP भाई, इसको भी याद कर लिए रहना, ये आपके एग्जाम में आने जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? उसके बाद अभाज्य संख्या को हम लोग और थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे पूछेगा कि 1 से 100 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, ठीक है, 1 से 50 तक कितने अभाज्य संख्या होते हैं, उसको हम लोग अभी आगे चल के पढ़ेंगे। क्लियर हुआ? समझ में आया?